हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली ग्रेट। तो आज ये जो हमारा रिवीजन सेशन 5 है यार, 4 सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड और यूट्यूब और उनके जो नोट्स है वो भी टेलीग्राम चैनल में जा चुके हैं। ठीक है जी, जैसे ये रिवीजन सेशन ये वाला 5th कंप्लीट होगा, इसका भी नोट्स जो होंगे यार वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो इन सेशंस में हम डेली क्या करते हैं, 5 क्वेश्चंस डेली रिवाइज करते हैं। ठीक है, नहीं तो 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको डेली रिवाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर आज के सेशन के साथ। तो कल का हमने क्वेश्चंस कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे यार? कल हमने जो क्वेश्चंस थे वो कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? दैट इज कौन कौन सी कैटेगरीज हैं फ्रॉम द डिस्क्लोजर जो एग्जम्प्टेड है अंडर आरटीआई एक्ट। ठीक है जी। तो आज हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट इन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस। तो ये जो क्वेश्चन है यार 5th क्वेश्चन है, और 5th क्वेश्चन जो होता है वो 16 मार्क्स का होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों 8 मार्क्स के होते हैं। ठीक है जी। और दोनों ही आपको ऑब्वियसली करना मैंडेटरी होता है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप कोई 5th ए कर ले, ये 5th ए के जो पार्ट्स होते हैं वो कर ले। ठीक है जी। तो इसमें आपको ए और बी करने होते हैं, दो पार्ट्स। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं होता। स्टार्ट करते हैं। तो जो मेनली चांसेस रहते हैं यार, मैं एक चीज जल्दी से बता देता हूँ। जो मेनली चांसेस रहते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने के, क्योंकि 8 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता जेएल में। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो सीआरपीसी से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी और इंडियन पिनल कोड, ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स है इनमें से आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। हाउएवर किसी और चैप्टर से भी आ सकते हैं, बट मोस्टली इसी से आते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहते हैं कौन, अब क्वेश्चन क्या था मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। अब इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा ये, दैट इज डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट इन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस अंडर सीआरपीसी 1973। इसका क्या मतलब है कि पुलिस के पास जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो बताओ कौन कौन से केसेस में, कॉग्निजेबल केसेस में और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में अंडर सीआरपीसी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है सर, सबसे पहले मैं जूम करता हूँ आपके लिए इसके लिए। अब पहले कॉग्निजेबल केसेस की बात करते हैं, पहले कॉग्निजेबल केसेस की बात करेंगे, फिर नॉन कॉग्निजेबल केसेस की बात करेंगे, प्लस इनकी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या रहता है वैसे देखते हैं। तो सबसे पहले कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है यार, मैं जल्दी से बताता हूँ। कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है, एवरी इन्फॉर्मेशन इफ गिवन ओरली शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग कॉल्ड एफआईआर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल किसी ने मर्डर होते हुए देख लिया, वो पुलिस के पास भागा हुआ जाएगा कि मैंने मर्डर होते हुए देखा है। तो ओरली जो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो पुलिस वाले की क्या ड्यूटी है सर, उसको राइटिंग में लिखे, इसको कहते हैं एफआईआर, दैट इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद बोलते हैं इट इज ओपन टू द मजिस्ट्रेट टू रजिस्टर इन एफआईआर। तो सर क्या होता है, कॉग्निजेबल केसेस की थोड़ी हिस्ट्री सुन लो। जब भी कोई कॉग्निजेबल केस होता है ना तो पुलिस ऑफिसर सीधा नहीं जा सकता। कॉग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं, हमने बेसिक में पढ़ा था कि कॉग्निजेबल केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। जल्दी से बताएं, कॉग्निजेबल कौन से केसेस होते हैं जिसमें अरेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, जल्दी से। आपको जल्दी से आ जाना चाहिए दिमाग में सर, कॉग्निजेबल केसेस वो केसेस होते हैं, ध्यान से सुनना। कॉग्निजेबल केसेस कौन से केसेस होते हैं, कॉग्निजेबल केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है अगर उसने खुद देखा है कोई ऑफेंस होते हुए। बट अब क्या रहता है यहाँ पर, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, अब किसी पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दी ओरली आकर, तो मैं तो पहले एफआईआर कर ली। अब मैं उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाता हूँ, ओपन टू द मजिस्ट्रेट टू रजिस्टर इन एफआईआर। अब मजिस्ट्रेट के पास यार ये पावर है कि वो एफआईआर करना चाहे तो करवा सकता है, अगर वो मना कर दे कि एफआईआर नहीं करना तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है यार, मजिस्ट्रेट के पास एक पावर होता है। जो मजिस्ट्रेट होते हैं यार वो भी जज जैसे ही होता है, मजिस्ट्रेट के अपने कोर्ट्स होते हैं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि मजिस्ट्रेट अगर मना कर देता है एफआईआर नहीं करनी है तो फिर एफआईआर वो मना कर देगा कि नहीं एफआईआर नहीं होनी चाहिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है ना, तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है। ठीक है, ओरली है तो जल्दी से बताना है। reduced in writing called FIR open to the magistrate on refusal to register FIR by police officer। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर मना कर देता है मैं तुम्हारी एफआईआर नहीं लिखूंगा, तो इन्फॉर्मेंट क्या कर सकता है, कैन पोस्ट इट टू द एसपी। एसपी का क्या मतलब है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर मैंने देखो बॉक्स में लिखा हुआ है, एसपी क्या कर सकता है, खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है या डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर सबऑर्डिनेट को। ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल एक पर्सन क्या पुलिस ऑफिसर के पास बोलता है सर मैंने ना ऑफेंस होते हुए देखा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसके आप रजिस्टर करो एफआईआर। पुलिस ऑफिसर कहता है मैं नहीं करता, तो वो क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट का मतलब कौन होता है, जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया। तो वो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पोस्ट कर सकता है चीज को, और सुपरिटेंडेंट की नोटिस में जब ये चीज आएगी तो वो खुद इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है या फिर सबऑर्डिनेट को भी भेज सकता है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, पुलिस ऑफिसर में कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। उसको मजिस्ट्रेट ऑर्डर की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि कॉग्निजेबल केस है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर की जरूरत नहीं है। तो ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर किसका मर्डर होने वाला है, ठीक है ना, तो वो अब वहां पे भागते हुए जाएगा या पहले मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेने जाएगा कि पहले सर मुझे मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे दो, मेरे को वहां जाना है, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है ना, इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो सर जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है इसमें पुलिस ऑफिसर कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस इंक्लूड करेगा, कंडक्ट उसको मजिस्ट्रेट ऑर्डर की जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन में इतना ही पार्ट आपको लिख कर आना है। ठीक है, कॉग्निजेबल केसेस में आपको ये सब लिख कर आना है। उसके बाद आता है सर नॉन कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है यार, अब मैं ना डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, वैसे मैं ना बहुत डिटेल में इस चीज को बता सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, हम यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं और हमें ना वो पढ़ना है जो एग्जाम के लिए टोटली रेलिवेंट है। आई होप ये सब चीजें आप पहले से एक बार पढ़ चुके हैं, इनके पीछे का लॉजिक्स आपको पता है, यहाँ पर तो हम जस्ट रिवाइज करते हैं चीजों को। ठीक है ना,
नॉन कॉग्निजेबल केसेस प्लस इन्वेस्टिगेशन शेल रिड्यूस इन राइटिंग एंड रेफर टू द मजिस्ट्रेट। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कॉग्निजेबल में था, कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। ये बात बहुत जरूरी है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना काम शुरू नहीं कर सकते, मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम मजिस्ट्रेट कैन एक्सरसाइज सेम पावर्स जो कॉग्निजेबल केसेस में उसको दी जाती है। इन केस टू और मोर ऑफेंसेस इफ वन इज कॉग्निजेबल ऑल शैल बी ट्रीटेड कॉग्निजेबल। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने 2 या 3 ऑफेंसेस एक साथ कर दिए, जिसमें से 2 नॉन कॉग्निजेबल है। फॉर एग्जांपल 3 ऑफेंसेस उसने एक साथ किए, ठीक है, जिसमें से 2 नॉन कॉग्निजेबल है, एक कॉग्निजेबल है, ठीक है ना। तो सबको ही कॉग्निजेबल मान लिया जाएगा और सेम पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। कौन सर? फॉर एग्जांपल अगर पुलिस ऑफिसर ने देख लिया और 3 ऑफेंस करते हुए जिसमें से एक कॉग्निजेबल है, 2 नॉन कॉग्निजेबल है, तो तीनों को ही कॉग्निजेबल ट्रीट कर लिया जाएगा। उस टाइम पे फिर पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तीनों को ही कॉग्निजेबल ट्रीट कर लिया जाता है, ठीक है जी। जल्दी से कॉग्निजेबल केसेस, नॉन कॉग्निजेबल केसेस प्लस उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, ठीक है। क्वेश्चन भी यही था, इन्फॉर्मेशन पुलिस को कैसे दी जाती है और उनकी पावर कैसे होती है इन्वेस्टिगेट करने की। इसमें वो खुद पावर खुद कर सकते हैं विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, इसमें उनको मजिस्ट्रेट ऑर्डर की जरूरत होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शन ऑन एक्यूज्ड पर्सन टू प्लीड इन हिज डिफेंस। यहाँ पर 8 एक्सेप्शंस और ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन जो है ना वो 8 मार्क्स का है और ये आया है आईपीसी से, इंडियन पिनल कोड 1860 से, ठीक है ना। तो इंडियन पिनल कोड 1860 में क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स जर्नल एक्सेप्शंस। अभी जर्नल एक्सेप्शंस का मतलब पता है क्या है? जनरल डिफेंसेस। एक्सेप्शंस का मतलब है डिफेंस फॉर अ पर्सन जिसके ऊपर एक्यूज है, जो एक्यूज्ड पर्सन है ट्रू ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस अंडर द कोड टू प्लीड इन हिज डिफेंस। एक्सप्लेन एनी 8 एक्सेप्शन। जल्दी सुन लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो प्लीड कर सकते हैं अपने डिफेंस में, मतलब एक्सेप्शन का क्या मतलब है, कौन कौन से केसेस उसको डिफेंस मिल सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनते हैं। एक्सेप्शन है एक्यूज्ड ऊपर, एक्यूज कौन होता है? आरोपी, ठीक है। सबसे पहले आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल यार एक, ठीक है, आप कहीं जा रहे थे, ठीक है, आपको लगा आपके पास रिवॉल्वर थी, आपके पास अपनी गन थी। मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ जल्दी से, वैसे तो कोई इशू नहीं है, जल्दी से मैं बताता हूँ। आप कहीं जा रहे थे, आपके पास लाइसेंस गन थी, रिवॉल्वर थी, ठीक है। आपको आपके सामने से ना कोई पर्सन आया अटैक करने के लिए, आपको लगा कि वो क्या है, आपको लगा वो कोई पर्सन है जो आप पे अटैक कर रहा है, बट वो बाई चांस कौन था? फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई एनिमल हो या फिर कोई और हो, ठीक है ना। आपने गलती से उसको लगा, आपने अपनी जान बचाने के लिए, आपको फैक्ट्स वहां समझ नहीं पाए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपसे वहां पर हो गया और आपने उसको शूट कर दिया। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक एक्सेप्शन बन सकता है, वहां पर यहाँ पे आपके लिए एक डिफेंस बन सकता है कि आपसे फैक्ट्स समझने में गलती हुई, और लॉ भी इसको जस्टिफाई कर देता है, ठीक है जी। दूसरा आता है सर एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। भाई अब सीधी सी बात है, जज का काम ही जुडिशियली एक्ट करना है, जब वो तो काम क्या करना है, अब जो जज है उसके ऊपर फैसला सुनाना उसका काम है, ठीक है। अगर हम उसी को कहें भाई कि तुमने ही गलत कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, सीधी सी बात है। जब वो जुडिशली एक्ट कर रहा है, मतलब जुडिशली जब वो एक्शंस ले रहा है, तो फिर उसको आप डिफेंस है उसके पास ये कि आप उसे नहीं रोक सकते, कि उसे आप ये नहीं बोल सकते कि तुमने इसे फांसी दे दी, अब तुम भी क्या हो जाओगे, क्योंकि तुमने भी क्या कर दिया, एक तरह से खून ही कर दिया, एक तरह से मर्डर ही कर दिया। ऐसा नहीं है भाई, ऑब्वियसली वो जुडिशली एक्ट कर रहा है तो आप उसको नहीं धर सकते, सीधी सी बात है भाई। इफ अ पर्सन कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, अगर कोई पर्सन है जिसने, आपने सुना होगा सर बहुत ही केसेस में, सर मैंने इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि उसने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया था, मुझे कंपेल किया, मैं कोई काम कर रहा था, वरना मुझे बहुत थ्रेट्स मिल रही थी, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा अगर तुमने ये काम नहीं किया। अगर कोई पर्सन जिसको थ्रेट से कंपेल किया गया तब भी। उसके बाद एक्सीडेंट इन लॉफुल एक्ट, कोई लॉफुल एक्ट कर रहे थे तो एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है सर? सीधी सी बात है, एक्सीडेंट मतलब जिस चीज को आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज हो गई एक लॉफुल एक्ट में, काम करते हुए लीगली आप काम कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ हो गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उस केस में भी मिल सकता है। आता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। गुड फेथ का क्या मतलब होता है? आप सही नियत से बताना चाहते थे, उसमें आपने पहले ही कम्युनिकेट कर दिया था, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अब कोई पर्सन है भाई जो अनसाउंड है पहले से, अगर वो गलत काम कर देता तो भाई उसके पास तो डिफेंस होना चाहिए कि भाई वो अनसाउंड माइंड था। इस केस इसको लेकर बहुत लोग बच भी जाते हैं, छोटा केस बना देते हैं और कि सर हम तो अनसाउंड माइंड थे उस टाइम पे, हमें दिमाग नहीं था, हम तो इनसेन थे उस टाइम पर जब हमने ये काम किया, हमें पता ही नहीं था। उसके बाद एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, कोई भी ऐसा काम जो बहुत ही माइनर हार्म देता है, बहुत ही छोटा हार्म देता है, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा मेजर हार्म नहीं होता, तब। उसके बाद एक्ट ऑफ चाइल्ड ऑफ 7 years ऑफ एज, अगर कोई बच्चा है 7 साल या उससे कम सा है, बच्चा है जिसने कुछ गलत कर दिया लेकिन वो 7 साल या उससे कम का है, तो फिर भाई वहां पर भी क्या है सर, ये एक तरह से डिफेंस बन सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे केसेस, बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो असर दिए थे, लेकिन इसमें 8 एक्सेप्शंस, और इंस्टीट्यूट ने भी सिर्फ 8 पॉइंट्स ही पूछे थे, तो मैंने ये लॉ 8 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन कभी आ भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये सबसे आसान 8 है जो आप कर सकते हैं यार। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, एक्ट ऑफ जजमेंट एक्टिंग जुडिशियली, इफ अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, एक्सीडेंट एंड लॉफुल एक्ट, पर्सन एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, इसमें कंसेंट वाला पॉइंट भी आता है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, एक्ट ऑफ चाइल्ड ऑफ 7 years ऑफ एज, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अप्लाई नहीं होता, बिल्कुल सीधा से क्वेश्चन है सर।
बहुत इजी क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जब पढ़ते हैं तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको माना जाता है। ठीक है जी, कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं लगता सर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, लेकिन चेक्स पे लग जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी पे नहीं लगता, ट्रस्ट पे नहीं लगता, विल पे नहीं लगता, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के लिए या फिर उसका इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी के लिए, तब भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कीजिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई भी घुमाया इंस्टीट्यूट में से नहीं है। अभी क्वेश्चन आता है सर अगला, अभी को देखते हैं सर मैं अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन किया। नेक्स्ट पे जाने से पहले सबसे पहले कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अगर पुलिस को दी जाती है, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस अगर किसी पर्सन की द्वारा दी जाती है तो पावर क्या है इन्वेस्टिगेट करने की, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केसेस में। ध्यान रखना सिर्फ कॉग्निजेबल केस और नॉन कॉग्निजेबल केस मत एक्सप्लेन कराना, उसमें इन्वेस्टिगेशन वाला भी वर्ड यूज किया गया, तो इन्वेस्टिगेशन दोनों में कैसे होगी ये बताना है। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऐसे होती है विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कौन कौन से केसेस में एक्सेप्शन मिल जाता है सर एक्यूज को टू प्लीड इन हिज डिफेंस, उसके बाद कौन कौन से ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट जिसपे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अप्लाई नहीं करता। इसके बाद आता है सर कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है अंडर विच आर्बिट्रल अवार्ड इज सेट असाइड बाय द कोर्ट, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आर्बिट्रल अवार्ड इज सेट असाइड बाय द कोर्ट। पहले तो ये दो वर्ड का मतलब समझ लो यार, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है। फॉर एग्जांपल दो पार्टीज जब आर्बिट्रेशन में जाती हैं तो जब भी वहां पे डिसीजन आता है आर्बिट्रेटर का, उसे आर्बिट्रेटर अवार्ड बोलते हैं। तो कोर्ट का जब डिसीजन आता है तो हम कोर्ट ऑर्डर और कोर्ट डिक्री बोलते हैं ना, ठीक है जी। तो लेकिन आर्बिट्रेशन में से क्या बोलते हैं, अवार्ड, हर डिसीजन को बोलते हैं। कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। ठीक है ना, मान लिया जाएगा कि अब इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं, सेट असाइड अलग से कर दो इसे। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं सर कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें ऐसा हो सकता है। पहले अ पार्टी वाज समंड इनकैपेसिटी, तो एक पार्टी अगर प्रूव कर दे सर कि मैं इनकेपेबल थी उस दिन, ठीक है ना, तो जिस दिन ये एडमिट मतलब जिस दिन आपकी प्रोसीडिंग्स वगैरह हुई मैं इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी का क्या मतलब मैं आना तो चाहती थी बट रास्ते में किसी ने किडनैप कर लिया तो मैं नहीं आ पाई, तो इनकैपेसिटी। ठीक है, या फिर आर्बिट्रेशन, या फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी, ठीक है ऐसा। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, भाई कहना चाहते हैं कि पार्टीज के बीच में जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ था वही वैलिड नहीं है। ठीक है, दूसरा अब पार्टी वाज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, तो क्या करे एक पार्टी अगर ये प्रूव कर दे कि भाई मेरे को तो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ मुझे तो ये भी नहीं पता लगा क्योंकि मुझे प्रॉपर नोटिस नहीं दिया, या फिर जब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स होने वाली थी आर्बिट्रेटर के सामने तब भी मुझे प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया तब भी। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जहां पर सब कुछ ये बैटरी प्रोसीडिंग्स वगैरह होगी इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, जैसे एग्रीमेंट में बताया गया था वैसे नहीं हो रही है, तो फिर इन केसेस में क्या किया जा सकता है सर, सेट असाइड किया जा सकता है आर्बिट्रल अवार्ड को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु विल बी लायबल इफ कंपनी इशू शेयर वारंट विदाउट प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पता नहीं कैसा इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया, कुछ भी नहीं है सर इसमें। अगर कोई बच्चा अगर नाम भी पढ़ के क्या होता तो सीधा सीधा लिखता भाई कंपनी वेल, बस वो फाइन का अमाउंट गैस नहीं कर पाएगा, बट चलिए कोई बात नहीं। और कोई कंपनी ऑब्वियसली अगर कोई इशू कर देती है शेयर वारंट विदाउट स्टैम्प ड्यूटी तो फिर कौन कौन लायबल हो जाता है, तो कंपनी खुद लायबल हो जाती है सर। कोई पर्सन में कौन कौन आ जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफिसर, तो कोई भी प्रिंसिपल और बीच में मैनेजिंग डायरेक्टर है और कंपनी सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ऑफिसर, तो इनमें से जो भी कंपनी में इस चीज के लिए ऑथराइज था, ठीक है ना, तो उन सब पे कितने का फाइन लग जाएगा, दैट इज 500 रुपीज का फाइन लग जाएगा। ठीक है जी, देखते हैं आज हमने कौन कौन से 5 क्वेश्चन रिवाइज करे। इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट इन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस। दूसरा आता है सर कौन कौन से एक्सेप्शन है जिसमें एक्यूज पर्सन को पेड मर सकता है डिफेंस में, मतलब वो कौन कौन से केसेस में डिफेंस मिल सकता है। उसके बाद कौन कौन से ट्रांजैक्शंस और डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अप्लाई नहीं करता। उसके बाद सर्कमस्टांसेस जिसमें आर्बिट्रल वर्ड को सेट असाइड कर दिया जाएगा, और अगर कंपनी कोई शेयर वारंट इशू कर दे विदाउट स्टैम्प ड्यूटी तो कौन लायबल होगा। ठीक है जी, ये 5 क्वेश्चन तो मैं रिवाइज करे यार, आज तक हम ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था स्टेयर डेसिस से, एविडेंस ऑफ चांस, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, मैं पढ़ के सारे सुना नहीं रहा हूं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस हम रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ये सारे क्वेश्चंस दिसंबर 2019 के जेएचएल के पेपर की समरी है यार, मैं रोज अपलोड करता हूँ इसे। ठीक है जी, और आज का भी जो पेपर है मैं अपलोड कर दूंगा, नोट्स ये वाले जो नोट्स हैं आज के मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, तो आज बस इतना ही रखते हैं यार। आई होप जो इस डेली जो हम इस चीज को कर रहे हैं इसका आपको बेनिफिट हो रहा होगा, साथ ही साथ इनको याद करते हुए चलिएगा यार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक दिन में आप पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्या लगेगा यार, बर्डन लगेगा कि यार एक दिन में इतनी सारी थ्योरी याद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है ना, एट द एंड ये समरी जो है ना यार, ये गाइडलाइन आंसर्स की है, एट द एंड आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट को इससे कोई मतलब नहीं है कि सर आपको कितना समझ में आता है, इंस्टीट्यूट को ये इससे मतलब है कि आपको कितना आता है। ठीक है ना, कितना आप लिख कर आए हैं, ठीक है ना, इससे फर्क पड़ता है। और ये तभी हो पाएगा सर जब हम कोई चीजें याद होंगी, इन दी एंड ये याद होना ही चाहिए। और 5 क्वेश्चन डेली रिवाइज करते हैं तो महीने का आपको पता ही है सर 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, और उससे बाहर क्या ही आएगा, उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे ही ये दिसंबर 19 का पेपर अब खत्म ही होने वाला है, हम 6C तक पहुंच गए हैं, अब इसके दो कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं। जैसे ही वो क्वेश्चंस मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, अभी मैंने अपलोड नहीं किया, जैसे ही मैं क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा ये हमारा फिर दिसंबर 19 का पेपर खत्म हो जाएगा। दिसंबर 19 का पेपर खत्म करने के बाद हम कंपनी लॉ का पेपर लेंगे दिसंबर 19 का, या फिर आप कोई और अटेम्प्ट कर लेना चाहें, या फिर हम जेआईजीएल का लेना चाहें, मैं इसके ऊपर एक पोल कंडक्ट कर लूंगा। ठीक है, जैसे ही पोल जैसा रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है जी,
तो आज बस इतना ही रखते हैं यार। जेएल का रिवीजन सेशन इतना 5 था, 5 क्वेश्चंस डेली रिवाइज करिए, प्लीज टेक इट सीरियसली एंड अपने फ्रेंड्स को भी इसको जरूर बताइए यार, प्लीज रेफर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। मैं देख रहा हूँ जो काफी लोग हैं इसको कम देखते हैं। और ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।